हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और आप सभी को हमारी आज की इस कहानी का इंतजार भी जरूर रहा होगा। पिछले कुछ हफ्तों से ना जाने क्यों YouTube हमारी कहानियों को प्रमोट नहीं कर रहा है, जबकि पिछले हफ्ते में मैंने बेलंदूर के आदमखोर की कहानी सुनाई थी, जो वास्तव में एंडरसन की सबसे रोमांचक कहानियों में से एक। हम जितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, YouTube हमें उतना कम प्रमोट कर रहा है। जबकि आप लोग देखिएगा, हम ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जिसमें ना हम किसी की बुराई करते हैं, ना ही कोई ऐसी चीज़ दिखाते हैं जो वल्गर हो या आप अपने परिवार के साथ बैठकर देख या सुन ना सकें। फिर भी ना जाने क्यों YouTube ऐसा कर रहा है। जानते हैं मैं YouTube प्रमोशन पर क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को नोटिफिकेशन टाइम से नहीं मिल रहे हैं, या बहुत से लोगों को तो मिल भी नहीं रहे हैं। ऐसे में अब क्या किया जा सकता है? अब आप लोगों से ही निवेदन है कि आप लोग ही इस चैनल को प्रमोट करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, आज की कहानी पर आगे बढ़ते हैं। आज एक नए शिकारी की कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। इसका नाम है J.K. कैरिंगटन टर्नर। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी ने भी इस शिकारी का नाम इससे पहले सुना होगा, तो इसलिए पहले मैं आप लोगों को इस शिकारी के बारे में बता दूं। कैरिंगटन सन 1912 में पहली बार भारत में आए थे। ये एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनको जंगल और पहाड़ों से संबंधित काम सौंपे गए थे। ये लगभग 15 साल तक कुमाऊं के जंगलों में रहे। सरकार द्वारा इनको कुमाऊं के जंगलों को चिन्हित करके उन्हें काटने का काम सौंपा गया था। दरअसल उस समय अंग्रेज सरकार द्वारा उत्तराखंड के जंगलों में से अच्छे किस्म के पेड़ों को कटवाया जाता था और उन पेड़ों को पहाड़ों से मैदानी क्षेत्रों तक लाने के लिए रेलगाड़ियों का प्रयोग किया जाता था। उस समय उत्तराखंड में दो बड़े रेलवे स्टेशन थे, एक टनकपुर और दूसरा काठगोदाम। काठगोदाम नाम का अर्थ ही है लकड़ियों का गोदाम। पहाड़ों में से लकड़ियों को काटकर कैसे भी करके काठगोदाम तक लाया जाता था। यहाँ लकड़ियाँ इकट्ठा की जाती थी, फिर उसके बाद रेलगाड़ी के माध्यम से ये लकड़ियाँ देश के विभिन्न भागों में पहुँचाई जाती थी। आज भी काठगोदाम रेलवे स्टेशन उत्तराखंड में है। पहाड़ों की तलहटी पर बसा ये रेलवे स्टेशन बहुत सुंदर है। कैरिंगटन के जिम्मे ये काम था कि वो कुमाऊं के ऐसे क्षेत्रों को मार्क करें जहाँ के जंगलों को काटा जा सके और आसानी से भारी भारी लकड़ियों को काठगोदाम तक और टनकपुर तक लाया जा सके। कैरिंगटन को एक तय समय सीमा में इस काम को पूरा करना था, लेकिन तभी उनके अंडर में काम करने वाली टीम में से 3 आदमियों को मलेरिया हो गया और वो तीनों काम पर से हट गए। उस समय पहाड़ों में मलेरिया का प्रकोप था। मलेरिया से ग्रसित आदमियों को ठीक होने में महीनों का समय लग जाता था, लेकिन कैरिंगटन के पास इतना समय नहीं था। ऐसे में कैरिंगटन को मजबूरन खुद ही जंगलों में पेड़ों की मार्किंग करने के लिए उतरना पड़ा। वो अपनी बाकी बची टीम के साथ कुमाऊं के जंगलों में पेड़ों की मार्किंग कर रहे थे। तभी एक दिन उनके साथ एक अनहोनी घटते घटते बची। दरअसल वो जब एक खड़ी चढ़ाई पर चढ़ रहे थे, तभी उनसे ऊपर चल रहे आदमी ने उनको इशारा किया। पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि वो आदमी क्या बोलना चाह रहा है, लेकिन जब उस आदमी ने उंगली से इशारा करके दिखाया, तब जाकर कैरिंगटन ने देखा कि उनसे कुछ ही दूरी पर एक कोबरा फन फैलाए खड़ा है। अगर उस आदमी ने कैरिंगटन को सचेत नहीं किया होता तो शायद वो कोबरा उनको डस लेता, लेकिन कैरिंगटन तेजी से पीछे हटे। उन्होंने एक लकड़ी उठाई और उस कोबरा की तरफ फेंकी। तभी उनका पैर फिसल गया और वो वहीं पर गिर पड़े। वहाँ ज़मीन पर चीड़ के पत्ते गिरे हुए थे, जिन्हें पहाड़ी भाषा में पिरूल भी कहा जाता है। ये पत्ते जब ज़मीन पर गिरते हैं तो ज़मीन को पूरी तरह से ढक लेते हैं और उन पर पैर पड़ते ही पैर फिसल सकता है। यही कारण था कि कैरिंगटन का पैर फिसल गया था और वो नीचे गिर पड़े थे। वो तो अच्छा हुआ कि वो कोबरा उनकी तरफ नहीं बढ़ा, नहीं तो वो भाग भी नहीं पाते। सांप से बचने के बाद थोड़ा ऊपर और चढ़ने पर उन्हें फिर से 2 और कोबरा सांप दिखाई दी, लेकिन इनका रंग पिछले वाले से एकदम अलग था। जो कोबरा उन्हें पहले दिखाई दिया था उसका रंग हल्का पीला था,
जबकि अब की बार जो सांप उन्होंने देखे थे उनका रंग पत्थर की तरह था। इस काम में बहुत जोखिम था। कैरिंगटन समझ गए कि बाघ और दूसरे जानवरों से ज़्यादा यहाँ सांपों का खतरा है। जिस समय की कहानी मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, उस दौरान अंग्रेज सरकार द्वारा उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर सरकारी फॉरेस्ट बंगले बनवाए जा रहे थे, जिनका खर्च अंग्रेज सरकार द्वारा उठाया जाता था। इन बंगलों को बनाने के लिए सरकार द्वारा ठेकेदारों को ठेका दिया गया था और किसी भी अंग्रेज अधिकारी की देखरेख में ये काम किया जाता था। इसी तरह पहाड़ पानी में एक बहुत सुंदर जगह थी जिस पर फॉरेस्ट बंगला बनाने का काम किया जा रहा था। इस काम के देखरेख की जिम्मेदारी कैरिंगटन पर ही थी। एक दिन कैरिंगटन को एक खबर मिली कि फॉरेस्ट बंगले का काम रुक गया है, क्योंकि वहाँ पर एक आदमखोर बाघ एक्टिव हो गया है। इस बाघ ने वहाँ काम करने वाले मजदूरों को एकदम डरा कर रख दिया था, इसलिए मजदूरों ने वहाँ पर काम करने से मना कर दिया था। इस तरह से एकदम ही फॉरेस्ट बंगले का काम रुक जाना कैरिंगटन के लिए अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि सभी कामों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा एक समय सीमा तय की जाती थी। इस अवधि में अगर काम पूरा हो गया तब तो ठीक, नहीं तो तय समय सीमा के भीतर अगर वो काम पूरा नहीं होता था तब तय किए गए काम के लिए सरकार द्वारा मिलने वाले फंड रोक दिए जाते थे और उस अधिकारी का डिमोशन कर दिया जाता था जिसकी देखरेख में ये काम करवाया जा रहा था। इसलिए अब कैरिंगटन को पेड़ों की मार्किंग करने वाला काम कुछ दिनों के लिए रोकना पड़ा। कैरिंगटन ने तय किया कि वो पहाड़ पानी के लिए निकलेंगे और वहाँ पर काम करने वाले मजदूरों को सुरक्षा देंगे ताकि तय समय सीमा के भीतर फॉरेस्ट बंगले का काम पूरा हो सके। कैरिंगटन के पास अपनी एक राइफल थी। इस राइफल का प्रयोग वो कभी कभार शिकार खेलने में किया करते थे। कहानी में और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को पहाड़ पानी के बारे में बता दूं। पहाड़ पानी एक जगह का नाम है जो उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा जिले में स्थित है। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी इस जगह पर बहुत सुंदर सुंदर स्थान है। इसी वजह से अंग्रेज सरकार द्वारा इस जगह पर फॉरेस्ट बंगलो बनवाया जा रहा था ताकि अंग्रेज सरकार के बड़े अधिकारी या मेहमान इस फॉरेस्ट बंगले में आकर अपनी छुट्टियां बिता सकें। ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों द्वारा कुछ ही जगह पर ऐसे फॉरेस्ट बंगले बनवाए जा रहे थे। कुमाऊं और गढ़वाल मिलाकर लगभग 70 से ज़्यादा ऐसी जगहों पर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बनवाए जा रहे थे और ये बंगले आज भी उसी स्थिति में हमें देखने को मिलते हैं। इन बंगलों की खास बात यह है कि इनकी दीवारें चूना मिट्टी की बनाई जाती थी और छत के लिए साल की मजबूत लकड़ी और लोहे की चादर का प्रयोग किया जाता था। कैरिंगटन जब अकेले ही पहाड़ पानी की ओर जा रहे थे तभी उन्हें रास्ते में उनका एक जाना पहचाना आदमी दिखा। कैरिंगटन उसे गुसाई नाम से जानते थे। उत्तराखंड में गुसाई एक जाति का नाम है। अक्सर जब भी कैरिंगटन उस आदमी के पास से गुजरते थे तब वो हाथ हिलाकर कैरिंगटन का अभिवादन किया करता था, लेकिन आज वो अपना मुंह लटकाए बैठा हुआ था। हालांकि जब कैरिंगटन वहाँ से गुजर रहे थे तब उस आदमी ने उन्हें अपने मकान से ऊपर रास्ते पर चढ़ते हुए देखा था, लेकिन उसने कैरिंगटन को देखने के बाद भी अपना मुंह नीचे झुका लिया। कैरिंगटन ने उसे आवाज़ लगाई, लेकिन उसने कैरिंगटन का कोई जवाब नहीं दिया। कैरिंगटन को उस आदमी का ये व्यवहार कुछ अजीब लगा। कैरिंगटन रास्ते में से वापस लौटे और वो उस आदमी के घर की तरफ बढ़ चले। उस आदमी के पास पहुंचकर कैरिंगटन ने उसको 2 बार आवाज़ दी, लेकिन फिर से उसने उनकी आवाज़ का कोई जवाब नहीं दिया। जब उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे बुलाया तब उन्होंने देखा कि वो आदमी रो रहा था। कैरिंगटन ने जब उससे पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि तुम इस तरह से रो रहे हो, तब उसने कहा कि साहब, उसने मेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर डाला। पहले तो उसने मेरे दोनों बच्चों को खा लिया, उसके बाद उसने 3 दिन पहले मेरी बीवी को भी खा लिया। हालांकि उसने किसी भी जानवर का नाम नहीं लिया था, लेकिन कैरिंगटन समझ गए कि ये काम उसी आदमखोर का है। कैरिंगटन ने उस आदमी से वादा किया कि वो उसके बीवी बच्चों की मौत का बदला उस आदमखोर से जल्द लेंगे। कैरिंगटन ने देखा कि उस आदमी के घर के पास खेतों में खड़ी फसल अब पक चुकी थी, लेकिन गोसाई उस फसल को काटने के लिए तैयार ही नहीं था। शायद
इस बार की फसल खेतों में ही बर्बाद होने वाली थी। उस फसल को काटने वाला कोई भी नहीं था। तभी कैरिंगटन ने देखा कि गोसाई जिस घर में रहता था उस घर के तीनों तरफ काफ़ी घना जंगल था, जिनमें से छुपते छुपाते वो आदमखोर गोसाई के घर तक पहुंचा हो। 2 रात पहले जब इस घर में मौजूद गोसाई और उसकी पत्नी ने खाना खा लिया था, तब एक बार सोने से पहले उसकी पत्नी लघु शंका करने के लिए घर से बाहर आई और तभी उस आदमखोर ने उसे अपना शिकार बना लिया। गोसाई कुछ देर तक अपने पत्नी के वापस लौटने का इंतजार करता रहा, लेकिन जब उसकी पत्नी को बाहर गए ज़्यादा ही समय हो गया, तब वो अपनी पत्नी को ढूंढते हुए घर से बाहर निकला। उसने अपनी पत्नी को कई आवाज़ें दी, लेकिन उसकी पत्नी ने इन आवाज़ों का कोई जवाब नहीं दिया। वो जवाब देती भी कैसे? आदमखोर ने उसे कब का मार दिया था। पूरी रात गोसाई अपनी पत्नी के लिए परेशान रहा। अगली सुबह होने पर उसके घर के पीछे थोड़ी ही दूरी पर उसे उसकी पत्नी की लाश मिली, जिसे उस आदमखोर ने खाया था। इससे कुछ साल पहले ही इसी तरह उस बाघ ने गोसाई के 2 बच्चों को भी मार डाला था। इस तरह से उस आदमखोर ने गोसाई के पूरे परिवार को ही खत्म कर डाला था और परिवार खोने के दुख में गोसाई बहुत दुखी था। कैरिंगटन को उस पर बहुत दया आ रही थी और वो मन ही मन सोच रहे थे कि वो गोसाई के लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। उन्हें आगे बढ़ना था ताकि वो उस आदमखोर को रोक सके। वापस लौटने पर वो गोसाई की मदद जरूर करेंगे। ये सोचते हुए वो अब फिर से पहाड़ पानी के लिए निकल पड़े। यहाँ तक पहुँचने में उन्हें 5 घंटे की खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ी थी, जहाँ पर फॉरेस्ट बंगलों का काम चल रहा था। पास में ही स्थित एक घर में उन्हें उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे मजदूर और उनका ठेकेदार भी मिल गया। उस ठेकेदार का नाम था हीराचंद। कैरिंगटन ने उन लोगों से कहा कि हम लोगों के पास बाकी के बच्चे काम को ख़त्म करने के लिए सिर्फ 10 दिन का समय बचा है, इसलिए मैं दिन में कम से कम 10 घंटे तुम लोगों को सुरक्षा दूंगा। मेरे पास अपनी एक राइफल है जिससे मैं उस आदमखोर को मार सकता हूँ। वो मजदूर भी सुरक्षा मिलने पर काम करने के लिए राजी थे। उन्होंने कैरिंगटन से कहा कि वो रोजाना के घंटे से ज़्यादा काम करेंगे ताकि उस काम को तय समय सीमा के भीतर ख़त्म कर दिया जाए। खैर, उस दिन तो शाम हो गई थी, इसलिए उस दिन का काम शुरू नहीं हो पाया, लेकिन अगली सुबह उठते ही मजदूरों ने काम करना शुरू कर दिया। कैरिंगटन उन लोगों की सुरक्षा में चारों तरफ घूमकर ये देख रहे थे कि कहीं से वो आदमखोर इन पर हमला न कर दे। शुरुआत के 2 दिन बहुत अच्छे से बीते और काम भी बहुत तेज़ी से हुआ, लेकिन तीसरी दोपहर कैरिंगटन को एक खबर मिली। ये खबर एक आदमी लेकर आया था जिसके लड़के को कुछ ही देर पहले उस आदमखोर ने मार डाला था। आदमी ने एक घोड़ा पाला हुआ था जिसको चराने के लिए ये सड़क के किनारे पर छोड़ आता था, और इसका घोड़ा भी इतना समझदार था कि वो चरते चरते जंगल के बीच में नहीं जाता, बल्कि सड़क के किनारे ही घास चरता था। सड़क के पास में ही एक छोटा सा मैदान था जिसमें उस घोड़े के चरने लायक घास भी थी। उस दिन ये घोड़ा घास चरते मैदान के दूसरी तरफ चला गया था। ये मैदान ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी इस मैदान के एक सिरे की दूसरे सिरे से दूरी लगभग 60 या 70 मीटर रही होगी। शाम के समय में उस आदमी ने अपने लड़के से कहा कि वो घोड़े को वापस लेता है। उस समय उजाला था, इसलिए उस आदमी ने सोचा होगा कि शायद इस समय उस आदमखोर का कोई डर नहीं है। ये छोटा लड़का अपने घर से निकला और सड़क से होता हुआ मैदान के दूसरे किनारे पर जा पहुंचा, जहां पर उसका घोड़ा चल रहा था। वहां जाकर जैसे तैसे वो घोड़े की पीठ पर चढ़ गया और उसे घर की तरफ ले जाने लगा। लौटते समय जब यह घोड़ा उस मैदान को पार करने ही वाला था, तभी वो अचानक से बिदक कर अपने पिछले दोनों पैरों पर खड़ा हो गया, जिसके कारण वो छोटा लड़का घोड़े की पीठ से नीचे गिर गया और वो घोड़ा वहाँ से भाग निकला। तभी झाड़ियों में से आदमखोर निकला और उसने उस लड़के को अपने मुंह में दबा लिया और जंगल में लेकर चला गया। पास के ही सड़क से 2 आदमी गुजर रहे थे जिन्होंने उस आदमखोर बाघ को ऐसा करते हुए देख लिया था। उन्होंने इसकी सूचना तुरंत उस लड़के के घर पर जाकर दी। लड़के के पिताजी को कहीं से ये पता चल गया था कि कैरिंगटन
पास में ही आए हुए हैं, इसलिए वो मदद मांगने के लिए कैरिंगटन के पास आ पहुंचा था। कैरिंगटन तेजी से अपनी राइफल लिए उस जगह के लिए निकल पड़े जहां पर यह घटना घटी थी। वहां पहुंचकर उन लोगों ने उस जगह को ढूंढ लिया जहां पर वो लड़का घोड़े की पीठ पर से नीचे गिरा था। कैरिंगटन समझ चुके थे कि अब तक वो लड़का मर चुका होगा, लेकिन फिर भी उसकी लाश को उसके घर वालों के लिए ढूंढना बहुत ज़रूरी था। कैरिंगटन और उस लड़के का बेचारा बाप हर झाड़ी में घुसकर उस लड़के को ढूंढ रहे थे। उस बेचारे बाप को लग रहा था कि क्या पता उसका लड़का अभी तक जिंदा हो। वो उसे आवाज़ें लगाए जा रहा था, लेकिन उसकी पुकार का जवाब नहीं मिला। अंत में वारदात वाली जगह से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर उन्हें उस बच्चे की लाश मिली, जिसे उस बाघ ने लगभग पूरा ही खा लिया था। ये समझ लीजिए, उस बच्चे के शरीर पर गर्दन और सिर को छोड़कर बहुत कम मांस बचा था। आप लोग सोच सकते हैं, जिस बाप ने अपने बेटे को प्यार से खिला पिलाकर इतना बड़ा किया था, उसके सामने उसके बच्चे की लाश, वो भी इस अवस्था में पड़ी हो, तो उसके दिल पर क्या बीती होगी। अपने बेटे को देखकर वो एकदम बच्चों की तरह रोने लगा। वो भगवान से पूछ रहा था कि आखिर उसके बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसके साथ ऐसा हुआ। ये दृश्य किसी भी कठोर दिल को पिघला सकता था। कैरिंगटन लिखते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो इस लड़के के बाप को चुप कराए। कुछ देर बाद लड़के की लाश को कैसे भी अपने कंधे पर लाद कर उसका बाप गांव में ले आया। उसकी पत्नी अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार अपने पति को ठहरा रही थी, क्योंकि उसी ने उसके घोड़े को वापस लाने के लिए इतने छोटे बच्चे को अकेला भेज दिया था। अगली सुबह कैरिंगटन ने लोगों को इकट्ठा किया और इस जगह के आसपास हाका लगवाया जहां पर उस बच्चे की लाश मिली थी, लेकिन हाके का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। शायद वो बाघ वहां से दूर जा चुका था। कुछ दिन बाद कैरिंगटन को फिर से एक खबर मिली कि जहां पर कैरिंगटन उस फॉरेस्ट बंगले का काम करवा रहे थे, उस जगह से लगभग 200 मीटर ऊपर पहाड़ी पर गांव के कुछ लोगों ने एक बाघ को देखा था। दरअसल इस समय बाज के पेड़ों में नए पत्ते आ रहे थे। बाज एक प्रकार का पेड़ है। इस पर लगे कोमल पत्ते पालतू जानवर बहुत प्रेम से खाते हैं। इस समय गांव की लगभग प्रत्येक महिला जंगलों में से इन पत्तों को काटने के लिए जाया करती थी। ये बात शायद इस बाघ को भी पता थी, इसलिए ये बाघ उसी तरफ उन लोगों को दिखा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत अधिक संख्या में बांज के पेड़ उगे हुए थे। अक्सर आप लोगों ने देखा और सुना होगा, इस सामान्य प्रवृत्ति के बाघ शाम के समय या रात में अपना शिकार करते हैं, लेकिन आदमखोर बाघों के मामले में शिकार करने का समय निश्चित नहीं होता है। ज़्यादातर आदमखोर बाघ दिन में लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, क्योंकि रात में तो लोग अपने अपने घरों में बंद रहते हैं। कैरिंगटन ने भी सोचा कि एक बार उन्हें भी वहां चलकर ये देखना चाहिए कि वो बाघ वहां पर है या नहीं, इसलिए वो अकेले ही उस जगह के लिए निकल पड़े। रास्ते में सड़क किनारे एक दुकान थी। देखने में तो ये दुकान बहुत छोटी थी, लेकिन इस पर बिक्री बहुत होती थी, इसलिए इस दुकान के मालिक ने एक पति पत्नी के जोड़े को इस दुकान पर काम करने के लिए रखा हुआ था। पति दिन भर इस दुकान में काम किया करता था और उसकी पत्नी घर के छोटे मोटे काम किया करती थी। उसी घर में एक गाय भी थी, जिसके चारा पानी की व्यवस्था की जिम्मेदारी इसी औरत पर थी। जब कैरिंगटन यहाँ से गुजर रहे थे, तब उन्होंने इस दुकान पर कुछ देर रुकने की सोची, ताकि वो उस आदमखोर के दिखने वाली बात का सत्यापन कर लें। उन्होंने दुकान पर काम करने वाले आदमी से एक चाय मांगी और उससे उस आदमखोर के बारे में पूछने लगे। उस आदमी ने कैरिंगटन को बताया कि हाँ, सच में यहाँ वो आदमखोर एक दिन पहले कुछ लोगों को दिखा था। अभी कैरिंगटन ने अपनी चाय खत्म भी नहीं की थी कि तभी जंगल में से कुछ औरतें दुकान की तरफ भागते हुए आए। उन्होंने बताया कि बाघ ने एक औरत पर हमला कर दिया है, और ये औरत और कोई नहीं, चाय की दुकान पर काम करने वाले आदमी की औरत थी। जंगल में जब ये सब औरतें बाँझ के पत्ते काटने गई हुई थी, तभी उस आदमखोर बाघ ने इन औरतों का पीछा करना शुरू कर दिया। एक जगह पर पहुंचकर जब ये सभी औरतें पेड़ पर पत्ते काटने के लिए चढ़ गई,
तब ये बाघ झाड़ियों में छुप गया। कुछ देर तक इसने महिलाओं के नीचे उतरने का इंतजार किया, लेकिन ये महिलाएं इतना जल्दी पेड़ से नहीं उतरने वाली। इन्हीं महिलाओं के बीच इसका निशाना जिस औरत पर था, वो औरत खतरे से अनजान पत्ते को काटे जा रही थी। तभी एक बार उसे ऐसा लगा कि उसका पेड़ हिल रहा है। उसने नीचे देखा तो वो बाघ उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। औरत चिल्लाई। उसकी आवाज़ सुनकर बाकी की और औरतें जो पेड़ पर चढ़ी हुई थी, उन्होंने भी देखा कि बाघ उस औरत के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। उन सभी ने चिल्लाकर बाघ को वहाँ से भगाने की कोशिश की और बाघ उस पेड़ पर से हट भी गया, लेकिन वो पेड़ के आसपास ही बैठा रहा। वो सभी औरतें अपनी जान बचाकर वहाँ से भागकर यहाँ दुकान पर आ पहुँची थी, ताकि उस औरत के पति को ये बता सकें कि उसकी बीवी की जान खतरे में है। कैरिंगटन जो वहीं पर चाय पी रहे थे, उन्होंने उन औरतों से कहा कि वो उस जगह के बारे में बताएं जहाँ पर वो बाघ और वो औरत हैं। औरतों के बताए अनुसार कैरिंगटन अकेले ही उस तरफ बढ़ चले। उस जगह पर पहुँचने से पहले ही उन्हें दूर से उस पेड़ पर चढ़ी वो महिला दिख गई, जो पेड़ के नीचे की ओर देखे जा रही थी। कैरिंगटन समझ गए कि अभी भी वो बाघ पेड़ के नीचे ही है। वो आहिस्ता आहिस्ता उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगे। इस बीच जब उस औरत ने देखा कि एक अंग्रेज बंदूक लिए उसी तरफ आ रहा है, तब उसने हाथ से इशारा करके बताया कि वो बाघ यहीं पर बैठा है। कैरिंगटन ने उस औरत से कहा कि वो शांत रहें। कैरिंगटन बिना आवाज़ की झाड़ियों के बीच से आगे बढ़ रहे थे। इस जगह से थोड़े आगे ही एक तीखी ढलान थी, जिस पर से उतरा नहीं जा सकता था, और बाघ जिस जगह पर बैठा था वो एक बरसाती नाला था। कैरिंगटन धीरे धीरे नाले में उतर आए और उन्होंने औरत की ओर देखा और उससे हाथ से इशारा करके पूछा कि अब वो टाइगर कहाँ है और क्या कर रहा है। महिला ने हाथों से इशारा करके बताया कि टाइगर वहीं पर लेटा है और पेड़ पर उस महिला को ही देख रहा है। ऐसा लग रहा था कि बाघ उस महिला को मारे बगैर वहाँ से हटने को तैयार ही नहीं था। खैर, कैरिंगटन के लिए यह अच्छी बात थी कि वो बाघ वहाँ से हटा नहीं था। आगे बढ़ते बढ़ते आखिरकार वो समय आ गया जब कैरिंगटन और उस बाघ के बीच में बस एक झाड़ी थी। कैरिंगटन ने एक पत्थर उठाया और उस टाइगर पर फेंका ताकि टाइगर झाड़ी में से बाहर निकले। पत्थर लगते ही टाइगर भी एकदम चौंक गया। उसे लगा कि ये करिस्तानी उसी महिला की है, इसलिए वो गुस्से में गुर्राते हुए एक बार फिर से पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। यही गलती उस आदमखोर ने कर दी। तभी कैरिंगटन ने एक गोली उसके कमर पर दे मारी। टाइगर पीछे पलटा और कैरिंगटन की तरफ लपका, लेकिन इससे पहले कि वो उनके पास तक पहुंच पाता, कैरिंगटन ने दूसरी गोली उस बाघ पर चला दी। दूसरी गोली लगते ही बाघ एकदम सुस्त पड़ गया था। ये दो गोलियां चलने की आवाज़ सड़क तक सुनाई दी थी और इसलिए कुछ लोग इकट्ठा होकर इसी तरफ चल पड़े थे। जब वो लोग यहाँ पर पहुँचे तब उन्होंने देखा कि उस बाघ की लाश कैरिंगटन के पैरों के पास पड़ी हुई है और वो औरत डर के मारे अभी भी पेड़ से नीचे नहीं उतर रही थी। कैसे भी विश्वास में लेकर उस औरत को पेड़ से नीचे उतरवाया गया। सभी लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि कैरिंगटन ने कुछ ही दिनों में उस आदमखोर के आतंक से इन लोगों को मुक्ति दिला दी थी। तो दोस्तों, इस तरह कैरिंगटन ने पहाड़ पानी के आदमखोर को ठिकाने लगा दिया। आदमखोर के मारे जाने के बाद फॉरेस्ट बंगले का काम तय समय सीमा में पूरा कर लिया गया। आपको कहानी में गोसाई नाम का पात्र याद ही होगा, जिसके पूरे परिवार को इस बाघ ने खत्म कर डाला था। कैरिंगटन ने पहाड़ पानी के इस फॉरेस्ट बंगले का केयर टेकर उसी गोसाई आदमी को बना दिया। इसके बदले में उसे मासिक तनख्वाह भी सरकार द्वारा मिलती थी। दोस्तों, इस तरह पहाड़ पानी के आदमखोर की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की ये कहानी भी ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो की समाप्ति से पहले मैं अपने कुछ चहेते सब्सक्राइबर्स का नाम लेना चाहता हूँ, जिनके वजह से इन कहानियों पर काम करने का उत्साह मुझे मिलता है। आप लोगों के अच्छे कमेंट ही मेरी ऊर्जा है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें। मेरे कुछ चहेते सब्सक्राइबर्स का नाम है देवव्रत पांडे गौरीगंज यूपी से, कृष्णदेव धीमान हिमाचल प्रदेश सोलन जिला से, आकाश राज जगमोहन सिंह लंदन से, गोदावरी गौड़ा सागर,
नवीन, राघवेंद्र पुजारी, तारा पांड्या, माही लवर अज्जू, सिद्धार्थ बंसोड़े जी, अरुण, नंदलाल जैन, गौतम नारायण, राकेश सिंह, रोशन यादव दिल्ली से, संजय मल्होत्रा दिल्ली से, बोन क्रशर और गिर हंटर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह इस चैनल को प्यार देते रहें। अगर आप लोगों को किसी और लेखक की कहानी भी सुननी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमें व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, ताकि आप लोगों को इन कहानियों का अपडेट जल्द से जल्द मिलता रहे। मिलते हैं अगली नई कहानी में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।